विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। उसमें आज हमने करना है विदेशी आक्रमण। क्या? तो सबसे पहले हम कर रहे हैं भारतीय यूनानी यानी इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ना है, फिर शकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में तो पहले पढ़ लेते हैं हिंद यवनों के बारे में कि उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट से हुए हम पर आक्रमण। कहां से हुए? इसलिए बोल रहे हैं उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण। जो हम पर आक्रमण हुए वो कौन से? पश्चिम के लोगों ने किए। हम पूरब हैं, तुम पश्चिम हो, दोनों का मेल न मिलता है। उगता है जो सूरज पूरब में, वो पश्चिम में जा ढलता है। सुना है? तो उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इनमें सबसे पहले जो आक्रांता थे वो थे बैक्ट्रिया के ग्रीक। कहाँ के? बैक्ट्रिया के ग्रीक। ग्रीक को ही हम यूनानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनानी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया है। क्या बोला हमने? यवनों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? इसलिए बोल रहे हैं आगे चलकर फिर वो यहीं रह जाते हैं तो उनको हिंद यवन बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक्स बोलते हैं, है ना। भारतीय सीमाओं में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। किसको? भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आंसर दिमिति। हिंदी में बोलते हैं दिमिति, इंग्लिश में, और जो उसका नाम है वो क्या है? डेमेट्रियस प्रथम। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल को आज हम सियालकोट के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां पर एक जगह पड़ती है सियालकोट, उसी का नाम, पुराना नाम क्या था? साकल। तो डेमेट्रियस प्रथम ने भारतीय सीमा में सर्वप्रथम क्या किया? प्रवेश किया। 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भागों को जीता, साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीयों को के राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलाए। यूनानी में भी चलाए और खरोष्टी में भी, वाले जो लिपि लिखवाई मतलब उसने सिक्कों पर, तो यूनानी और खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइट्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। यूक्रेटाइट्स की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। डेमेट्रियस की राजधानी कहाँ थी? साकल सियालकोट थी। ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन बने हैं यहां से, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम मिनांडर। 160 से 130 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। उसने भारत में यूनानी सत्ता का स्थायित्व प्रदान किया। अब ये मिनेंडर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इतना महान बौद्ध बनता है, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध की भस्म के लिए लड़ाई हुई थी ना कि ये हमारे थे, तो 8 भाग करने पड़े थे। ऐसे मिनेंडर की भस्म के लिए भी क्या हुआ? लड़े लोग आपस में। मिनेंडर जो था वो ये हमारा बौद्ध था। क्या था? समझ रहे हो? सफलता के कई बाप होते हैं, असफलता क्या होती है? अनाथ होती है। कोई व्यक्ति सफल हो गया तो उसके कई पापा होते हैं। सब बोलते हैं मैं, और जो असफलता होती है वो क्या होती है? अनाथ होती है। तो मिनेंडर ने नागसेन से पूछा, भाई बौद्ध धर्म क्या है, मैं क्यों बौद्ध धर्म को अपनाऊं? प्रश्नोत्तरी शैली में एक किताब लिखी गई है, मिलिंद पन्ह। क्या लिखी गई है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्ह। उसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनेंडर की बृहत वार्ता का वर्णन है। मिनेंडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। किसने? नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है। इसकी राजधानी जो थी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। स्ट्रैबो ने लिखा है कि यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए। कहां तक? पाटलिपुत्र तक, गंगा नदी तक और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए। भारतीय सिक्कों पर पहले केवल देवताओं के चित्र अंकित रहते थे, उनके नाम या तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी। जबकि उत्तर पश्चिमी भारत पर बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं का शासन आरंभ हुआ तो सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी। तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी तो हमें इतिहास में आसान हो गया क्या समझना कि यार ये इस समय के राजा हैं। पहले क्या होता था? खाली राजा का नाम, बस, तिथि कोई नहीं, ठीक है। जबकि कैलेंडर तो हमेशा से चलता था इस देश में, ऐसा नहीं है।
सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के यानी मुद्रा लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? आंसर इंडो ग्रीक्स ने करवाया, हिंद यवन शासकों ने कराया। और साथ में ही लेख वाले सिक्के या मुद्रा लेख वाले सिक्के किसने चलाए? आंसर इंडो ग्रीक्स ने चलाए। क्लियर हो गया? वास्तव में सिक्कों के इतिहास की दृष्टि से यह काल अभूतपूर्व है, यानी मौर्योत्तर काल अभूतपूर्व है। सिक्कों से इतिहास लिखा गया, कईयों का सिक्कों का अध्ययन किया गया, उसी से इतिहास पता चल गया। मिनंडर ने कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। मिनंडर के कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि मिलिंद ने या मिनंडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहिता, युग पुराण खंड तथा मालविकाग्निमित्र में हुआ है। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ? आंसर पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ, शुंग वंश में। ठीक है, और पता कैसे चलता है? दो किताबें हैं, एक तो गार्गी संहिता, गार्गी संहिता के भी युग पुराण खंड में मिलता है। दूसरा कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में मिलता है। किसमें? जिसमें राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र का प्रणय प्रसंग लिखा है कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। गांधार एवं मथुरा की बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्ति पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किसके समय में? इंडो ग्रीक्स के समय में। ठीक है, बल्कि महात्मा बुद्ध को इतना सजा कर बताया, मतलब मूर्ति बनाते हैं ये लोग, किसमें? गांधार शैली में। और जो महात्मा बुद्ध का चेहरा है वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है। किससे? ग्रीक देवता अपोलो। इतना समझ में आया? बिल्कुल लच्छेदार बाल। जो मथुरा शैली में उसमें महात्मा बुद्ध नॉर्मल से दिखाई देंगे, लेकिन जो गांधार शैली है उसमें क्या होगा? बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध। उसके बाद थोड़ा शकों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। तो भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। क्या कहा गया है? सीथियन कहा गया है शक शासकों को। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों की अपेक्षा शकों का भारत के एक बड़े भाग पर नियंत्रण था। चीनी ग्रंथ तथा चीनी लेखकों ने शकों को सही या सही बाग कहा है। क्या कहा है? सही या सही बाग का है। भारतीय साहित्य में इनके प्रदेशों को शक द्वीप या शक स्थान कहा गया है। शक द्वीप या शक स्थान कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब में। पंजाब वाली जो शाखा थी उसकी राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी वाली जो शाखा थी वो मथुरा में थी। चौथी वाली पश्चिमी भारत में। और 5वीं शाखा उत्तरी दक्कन में। कहाँ पर? उत्तरी दक्कन में। ये 5 शाखाएं याद करनी है आपने। कहाँ कहाँ पर थी? पहली वाली अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब तक्षशिला में, तीसरी मथुरा में, चौथी पश्चिम भारत में, और 5वीं शाखा कहाँ पर? ऊपरी दक्कन में। दक्कन, ऊपरी दक्कन में। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शक शासकों ने भारत में 2 शाखाएं हो गई थी, उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप वे थे जो तक्षशिला एवं मथुरा के थे। तक्षशिला और मथुरा पर शासन करने वाले जो शक शासक थे उन्हें क्या कहा गया? उत्तरी क्षत्रप। जो नासिक और उज्जैन में शासन कर रहे थे उन्हें कहा गया पश्चिमी क्षत्रप। क्या कहा गया? नासिक और उज्जैन में जो कर रहे थे शासन उन्हें क्या कहा गया? पश्चिमी क्षत्रप। क्लियर हो गया? पश्चिमी क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध थे। पश्चिमी क्षत्रपों में ही छैरात वंश, नासिक के जो छैरात वंश में नहपाण का नाम आपने सुना? नहपाण, जब हमने कल सातवाहन कर रहे थे तो हम वहां पे पढ़ा कि नहपाण के सिक्कों को क्या किया गया? पुनरांकित करवाया गया। किसके समय में? किसके समय में भाई? बताओ, किस सातवाहन शासक ने नहपाण के सिक्कों को पुनरांकित करवाया? कल पढ़ा था कहीं पर? कल कहीं पर नहपाण का नाम आया था? चेक कीजिए जरा। कहां पर आया था नहपाण का नाम? शुंग में आया था कि सातवाहन में आया था? कहीं ना कहीं पर नहपाण का
उल्लेख आया है? देखिए, कल पढ़ा है भाई हमने। इस चीज को क्लियर कीजिए जरा, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। छैरात वंशी शासक कहाँ का? नासिक में जो नहपाण है उसका उल्लेख हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके सिक्कों को पुनरांकित कराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि एक शासक द्वारा नहपाण को पराजित किया गया, उसके सिक्कों से उसका नाम मिटाया गया और उस पर क्या किया गया? क्या किया गया भाई? अपना नाम रखा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि नेपाल को पराजित किया गया इस देश में। ठीक है। दूसरी जो शाखा है इनकी, वो है कार्दमक शाखा। उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक था। कार्दमक वंश का जो शासन था वो उज्जैन के आसपास था। उसमें एक शासक आता, कार्दमक वंश का, कौन? रुद्रदामन। और रुद्रदामन का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। पढ़ा है? यही वो अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेखीय प्रमाण जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, इन सबके नाम मिलते हैं। स्कंदगुप्त बाद में आएगा। स्कंदगुप्त कब आएगा? बाद में आएगा। ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम एक साथ मिलते हैं किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। अब नहपाण ने अपने सिक्कों में अपने आप को राजा लिखा। पश्चिमी भारत में राज्य स्थापित करने वाले शकों ने लंबे समय यानी 4 सदियों तक शासन किया। उन्होंने गुजरात के तटवर्ती समुद्री व्यापार से काफी लाभ अर्जित किया और बड़ी संख्या में चांदी की मुद्राएं चलाई। क्या चलाई? चांदी की मुद्राएं चलाई। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? रुद्रदामन। कौन हुआ? रुद्रदामन प्रथम हुआ। 130 से लेकर 150 एना डोमिनी, जिसका राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। ठीक है। रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो मैंने कहा था जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन, ये नाम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने वहां पर सौराष्ट्र प्रांत में एक झील बनाई जिसका नाम था सुदर्शन झील। अशोक के समय में अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के यवन जातीय राज्यपाल तुषाश्व ने उसका क्या कराया? पुनरुद्धार कराया, मतलब मरम्मत कराई, या उसको क्या कर दिया, थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। फिर रुद्रदामन ने क्या किया उसमें? फिर दोबारा इसने भी क्या किया? क्या किया भाई? सुदर्शन झील का, हाँ, पुनर्निर्माण कराया। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। इसके समय सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल जो था वो कौन था? सुविशाख था। कौन था? सुविशाख था। क्लियर हो गया? रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए जाते हैं वे प्राकृत भाषा में रचित थे। कमाल की बात है कि इस देश में संस्कृत भाषा का जो पहला अभिलेख खुदवा रहा है वो एक विदेशी शासक खुदवा रहा है, शक शासक। और शकों की किस शाखा का? कार्दमक शाखा का, रुद्रदामन। क्लियर हो गया? ठीक। रुद्रदामन अपने समकालीन सातकर्णी राजा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया, परंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे नष्ट नहीं किया। रुद्रदामन ने रुद्रदामक नामक सिक्के का प्रचलन किया। इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? अब इस रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पराजित करता है। क्या करता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पराजित करता है। ठीक है। पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाता है। इसीलिए अनुश्रुतियां जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकारी के नाम से जानती हैं। किस नाम से? सकारी, मतलब शकों का उन्मूलन करने वाला। शकों का, देखो भैया 2 राजा पढ़ने हैं आपने गुप्तों के समय में। एक पढ़ना है, पढ़ने तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 राजा याद रखना खासकर किस चीज के लिए? एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों का उन्मूलन करने के लिए, और एक स्कंदगुप्त, उसके समय में हूणों का आक्रमण हुआ। किसका? हूण समझ रहे हो? हन, हन समझ रहे हो? जिन्होंने रोमन साम्राज्य को भी बर्बाद कर दिया था, अटीला द हन।
उन्हीं में से एक शाखा जो है एफ्थलाइट, ब्लैक हन और व्हाइट हन थे ना, दो तरह के हूण थे, एक काले हूण थे, एक सफेद हूण थे। एक शाखा ईरान चली गई, ईरान होते हुए वो रोमन साम्राज्य जो कि प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी थी, जिसको कि बोला जाता था क्वीन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, उसको बर्बाद कर दिया किसने? अटीला द हन ने। एक शाखा यहाँ आई, थोड़ा बहुत देख चुके होंगे आप एक पिक्चर बाहुबली में, हूणों का आक्रमण महिष्मति वाला, देखा है? वैसे ही जंगली थे हूण, जैसे दिखा रखे हैं उसी तरह के थे। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के समय हूण और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले पढ़ना है आपने, उसके समय में कौन शक को पराजित किया? तो उस समय कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था भाई? रुद्र सिंह तृतीय। जरा मुझे नहपाण वाला बताओ भाई, कहां पढ़ा हमने? नहपाण को पराजित किया किसने किया? नहपाण को किसने पराजित किया था? बताओ जल्दी से जरा। वहीं पढ़ा हम लोगों ने। स्लिप हो रहा है दिमाग से। जोगलथंबी मृदभांड नासिक से नेपाल के भारी संख्या में 8,000 से अधिक चांदी की मुद्राएं मिली हैं। इन पर सातवाहन शासक द्वारा पुनः ढलवाए जाने के चिन्ह हैं। इससे उनकी छैरात वंश के शासक नेपाल पर विजय के संकेत मिलते हैं। किसने हराया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया नेपाल को। तभी तो बोल रहा हूं यार, लाइन साफ साफ लिखी हुई, कल ही तो पढ़ा हमने। अब आप लोग इतने संदेह में थे, इसलिए मुझे भी थोड़ा लगा क्या कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि नहीं पढ़ा, तो कई बार होता है ऐसा, है ना? तो लेकिन आत्मा होती है, वो बता देती है कि भाई कुछ तो था, कुछ पढ़ा तो था। आप लोगों की आत्मा नहीं बोलती है? अभी आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि पढ़ाई शुरू की नहीं उस हिसाब से। जब आप बहुत अच्छा रिवीजन करते हो तो उसके बाद जो पेपर निकलते हैं, कौन सा सब कुछ पता होता है, एक साउंड आता है कि ये सही है क्या। जैसे यूपीएससी का जो पेपर होता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे जी पूरा आता था, बिल्कुल कंफर्म था मैं कि इसका आंसर यही होगा। एक अंदाजा आता है कि ये इसका आंसर ये होना चाहिए, एक एक्यूरेसी आ जाती है, क्या करके? पढ़ पढ़ कर। ठीक है, अगर आप पढ़े हुए नहीं हो तब नहीं आएगी वो। पेपर प्रैक्टिस जब आप ज़्यादा करोगे तब जाके एक्यूरेसी आती है, इसका आंसर ये होना चाहिए। क्लियर हो गया? बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है पेपर। ठीक है भाई, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं हिंद पार्थियन। क्या पढ़ रहे हैं? पार्थियन। इनको पहलव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? दो लोग, एक चीज ध्यान रखना, पहलव है विदेशी, पल्लव है हमारे दक्षिण भारतीय लोग। कौन है? दक्षिण भारतीय लोग। पल्लव राजवंश जब हम पढ़ रहे होंगे तो वो है भारतीय, हमारे दक्षिण भारतीय राजा। जब हम पहलव बोल रहे होंगे तो ये कौन है? पार्थियंस है, और ये विदेशी। क्या है? पल्लवों में बता देता हूं कुछ नाम। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, नाम सुने हैं? है? क्या सुने हैं? जब हम पल्लव पढ़ रहे होंगे ना, चोलों से पहले पढ़ते हैं हम पल्लव। इससे पहले, चोलों से पहले हमने क्या पढ़ना? पल्लव पढ़ना है। और उन पल्लवों में हमने एक पढ़ना महेंद्र वर्मन। क्या पढ़ना है? जो कि विचित्र चित्त की उपाधि धारण करता है। क्या करता है? जो मत विलास प्रहसन लिखता है। क्या लिखता है? जो जैनियों, बौद्धों और अन्य धर्मों का मजाक उड़ाता है उसमें। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का है, इसलिए वो एक उपाधि धारण करता है विचित्र चित्त, जिसका चित्त ही क्या हो? विचित्र हो। चित्त समझते हो? मन, चित्त समझ रहे हो? एक पढ़ना हमने नरसिंह वर्मन फर्स्ट, एक पढ़ना नरसिंह वर्मन सेकंड। अब आपके लिए मैं थोड़ा सा ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूं। भारत का अंतिम महान शासक कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड, पुष्यमित्र शुंग नहीं, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने। किसने? कहां से पता चलता है? अहोल अभिलेख से पता चलता है। क्या रवि कीर्ति ने लिखा है अहोल अभिलेख? हाँ जी, रवि कीर्ति ने लिखा, यही है। अब उस चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को कौन पराजित करता है? वो पल्लव शासक करता है। अब आपने मुझे बताना, नरसिंह वर्मन कौन? 50 बार पूछ चुका हूँ वैसे वे ये क्वेश्चन। होगा नहीं? कंफर्म बताओ, गुंजाइश नहीं होती यहाँ शायद।
मैंने कहा भारत का अंतिम महान शासक कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हरा दिया किसने? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया। किसने हरा दिया? नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया। नर्मदा से ऊपर कौन था? हर्षवर्धन। नर्मदा से नीचे कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। और चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड से नीचे कौन था दक्षिण भारत में? वो इधर तमिलनाडु वाली साइड में पल्लव थे। और पल्लवों में कौन था? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया और मृत शरीर के पीठ पर क्या विजयाक्षर अंकित करवाए। क्या करवाए? विजयाक्षर अंकित करवाए। ऐसा नहीं कि मर गया तो हो गया, उसकी पीठ पर लिखवाया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया इसको चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। तो यानी उत्तर को हराया मध्य भारत वाले ने, मध्य भारत वाले को हराया किसने? दक्षिण भारत वाले। फिर भी बोलते हैं कि भारत का अंतिम महान शासक कौन? हर्षवर्धन। भाई हर्षवर्धन को तो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड हरा रहा है, और उसको कौन हरा रहा है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट हरा रहा है। तो शक्तिशाली शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। लेकिन इतिहास को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि उत्तर भारत की महत्ता को ज्यादा स्वीकार किया गया है, उत्तर भारतीय राजाओं को। ठीक है, हर्ष भी कम नहीं था, विद्वान भी था। नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिख रहा हो जो, ठीक है, शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठा हो जो, जिस पर बहुत सारी विपत्तियां आई हो। विपत्तियां मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ी समस्या में हूं मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं। हर्षवर्धन से ज्यादा समस्याएं थी क्या? हर्षवर्धन के कैसी कैसी समस्याएं आई थी जानते हो? क्या हुआ कि भाई को किसी ने बुलाया भोज पर, राजा ने खाने पे बुलाया कि पुत्री का विवाह कराना चाहता हूं। भाई गया हर्षवर्धन का, उसको जहर दे दिया, वो मर गया। तब तक पता चला बहन को कोई शासक, दूसरा शासक उठा कर ले गया। किसकी? हर्षवर्धन की। तब तक पता चला कि पिताजी भी क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब तक पता चला कि माता भी क्या हो गई? सती हो गई। अरे यार, उसके परिवार में तो कोई बचा ही नहीं आया समझ में। अब क्या करता हो? वो तो सन्यासी बन रहा था, लेकिन किसी ने, इन्हीं को बोलते हैं गुरु, किसी गुरु ने उनको क्या कर दिया, कहा कि नहीं आपको क्या बनना? सम्राट, शासक बनना है। तब बैठा हो, शिलादित्य के नाम से गद्दी पर बैठा, और भारत का अंतिम महान नरेश कहा जाता है उसको। ठीक है, तो पहलव समझ में आ गए आपके? चोलों से पहले पढ़ेंगे हम पहलव। ठीक है, और ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड, और फिर इनमें शैलियां पढ़नी पड़ती है हमें। क्या पढ़नी पड़ती है? राज सिंह शैली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? महामल्ल शैली पढ़ेंगे, फिर रथ मंदिर पढ़ेंगे, सप्त पैगोडा पढ़ेंगे जिनकी संख्या 8 है ना। द्रौपदी रथ पढ़ेंगे, युधिष्ठिर रथ पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? शोर टेम्पल्स पढ़ेंगे, तटीय मंदिर जिनको कहते हैं। क्या बोलते हैं? शोर टेम्पल्स मतलब तटीय मंदिर पढ़ेंगे। ठीक है, दंडिन, 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडिन का उल्लेख पढ़ेंगे। और किसका? भारवी, किरातार्जुनियम के लेखक भारवी को पढ़ेंगे उसके समय में। इनके समय में? पहलवों के समय में। किसके समय में? भारवी जो है वो सिंह विष्णु के समय के हैं। किसके समय के? पकड़ लो बस, यही चीजें काम आनी पेपर में। जैसे मैंने बोल दिया कि भारवी, जिसने क्या लिखा? किरातार्जुनियम लिखा। किसके समय का है आंसर? अब देखो, पढ़ तो हम पहलव रहे हैं, लेकिन पल्लवों की रूपरेखा बता दे रहा हूं मैं, पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, पल्लवों को तो मैंने आपको जैसे बताया, भारवी क्या लिखा? किरातार्जुनियम। अरे भाई, किरातार्जुनियम ही लिखा। अर्जुन को घमंड हो जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। भगवान शिव किरात का रूप धारण करते हैं, परीक्षा लेते हैं किसकी? अर्जुन की। हरा देते हैं अर्जुन को, हालत खराब कर देते हैं अर्जुन की। तब अर्जुन बोलता आप कौन? कि मैं, फिर बताते हैं शिव, मैं हूं भाई। ठीक है, किरातार्जुनियम भारवी किसके समय का? सिंह विष्णु के समय का। एक और दंडिन विद्वान, कहां पढ़ेंगे? पहलवों के समय पढ़ेंगे। किसके समय? पहलव नहीं, पल्लवों के समय पढ़ेंगे। कौन? क्या नाम है उनका? 10 कुमार चरित्र का लेखक दंडिन। किसके समय में भाई? दंडिन किसके दरबार को सुशोभित करता था? किस पल्लव शासक को सुशोभित करता था? नरसिंह वर्मन सेकंड। और तब क्या पढ़ेंगे हम? तब ये पढ़ेंगे कि पहलवों ने जिस द्रविड़ कला को क्या किया, मतलब उठाया, उसको उत्कृष्ट, उसको चरम पर कौन लेके जाते हैं? फिर चोल लेके जाते हैं। तब चोल बनाते हैं 13-13 मंजिला मंदिर। क्या बनाते हैं?
13 मंजिला मंदिर बनाते हैं। ये तो रथ मंदिर बना रहे हैं, तो एकाश मंदिर बना रहे हैं पत्थरों को काट कर, लेकिन वो 13 मंजिल की इमारतें मंदिर बनाते हैं। कौन? राजराज फर्स्ट, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, तंजौर का वृद्धेश्वर टेम्पल, द्रविड़ कला का उत्कृष्टतम नमूना। ठीक है, तो भाई ये अलग है, हिंद पार्थियन या पहलव अलग है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। किसका? क्रम भी याद कर लो यार। इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के बाद कौन? शक शासक। शकों में दो ही शाखा पढ़नी है आपने, एक पढ़नी है छैरात, एक पढ़नी है कौन? कार्दमक। छैरात में एक ही राजा पढ़ना है आपने, नहपाण। कौन पढ़ना है? जिसको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया, यही हुआ। दूसरा आपने पढ़ना कार्दमक का रुद्रदामन, उसका जूनागढ़ अभिलेख पढ़ना है आपने, सुदर्शन झील की मरम्मत कराता है। फिर आपने पढ़ना पहलव। तो पहलव में क्या है? पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ईरान था। कहाँ था? ईरान था। भारतीय स्रोतों में इन्हें पहलव कहा गया है। क्या कहा गया है? पहलव कहा गया है। प्राचीन भारत में अनेक संस्कृत ग्रंथों में दोनों जनों यानी शक एवं पहलव का एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलते हैं। वस्तुतः इन दोनों ने इस देश पर कुछ समय तक समान रूप से शासन किया। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंदोफर्नीज, ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है। तख्त बाही इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन बना एक बार कि तख्त बाही इंस्क्रिप्शन किसका है, तो आंसर गोंदोफर्नीज का है। किसका है? समश्रुधारी कहते थे इनको। क्या बोलते थे? समश्रुधारी मतलब दाढ़ी वाले शासक। समश्रु मतलब दाढ़ी रखते थे ये लोग, तो दाढ़ी वाले शासक। ठीक है, गोंदोफर्नीज 20 से लेकर 41 एडी तक एना डोमिनी का है। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्तबाई इंस्क्रिप्शन में इसे मुदु हवर कहा गया है। हम लोगों ने मुदु हवर पढ़ा, किताबें बता रही गुदु हवर, ग बोल रही है, हमने म पढ़ा। ठीक है, देख लेना एक बार पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी। तो गुदु हवर कहा गया है। फारसी में उसका नाम क्या था? बिंद फर्न था। फारस बोलते हैं ईरान को, ईरान का राजा था ये। कहाँ का? ईरान का राजा था। इसको बिंद फर्ण कहा गया है, अर्थात यश विजयी। बिंद फर्ण का मतलब क्या होता है? यश विजयी। गोंदोफर्नीज के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आया था। कौन आया? सेंट थॉमस। सेंट थॉमस भी बोलते हैं, सेंट थॉमस भी बोलते हैं, सुना है? सेंट थॉमस चर्च। गोंदोफर्नीज के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। गोंदोफर्नीज की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला बता दूं, आज अगर आपने ढूंढना हो तो पाकिस्तान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इंडस और झेलम के बीच में मिलेगा। और उसका आधुनिक नाम क्या है? तक्षशिला का सिरकप। क्या नाम है? चेक कर लेना एक बार। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक धमी है, धार्मिक उपाधि मिलती है। इससे पता चलता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा? पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो मिथ्रेडेटस प्रथम था। भारत में पहला पार्थियन शासक मेउस था। कौन था? मेउस, माउस नहीं बोलेंगे, मेउस। कौन था? मेउस था। इस साम्राज्य का अंत किसने किया? कुषाणों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अब आते हैं भाई कुषाण। कौन आते हैं? कुषाण, कुई स्वांग। आ तो है तो पहले से, लेकिन जो कनिष्क है वो 78 एडी के आसपास का माना जाता है ना। शक संवत का प्रारंभ करता है ये। क्या करता है? कुषाण शासक होते हुए भी शक संवत का आरंभ क्यों कर रहा है ये? कुषाण संवत का आरंभ क्यों नहीं कर रहा है? भाई जब गुप्त लोग गुप्त संवत कर रहे हैं, कलचुरी लोग कलचुरी संवत कर रहे हैं, ठीक है, मालवा विक्रमा मालवा का विक्रमादित्य विक्रमी संवत कर रहा है, तो ये कुषाण शासक कनिष्क शक संवत क्यों कर रहा है 78 एडी? एक क्वेश्चन तो ये है। और बाकी फिर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं भाई इसमें से। कुजुल कटफिशिस को भी पढ़ना है, विम कटफिशिस को भी पढ़ना है, कनिष्क को भी पढ़ना है। कनिष्क ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके समय चतुर्थ, कौन सी? कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। ठीक है, फिर हुइस्क को भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हुइस्क को भी पढ़ना है। तो समय बता दो एक बार, क्या करें? अलग पढ़े हैं कुषाण?
इसी में कर देते हैं। पारथियाई लोगों के बाद कुषाण आए भाई। कौन आए? यूची जाति। आपने याद करना है, यूची जाति के ही ये कबीलाई लोग हैं दरअसल सब। क्या है? यूची कबीला था एक। तोचेरियन या तोखारी भी कहा जाता था इन्हें। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कहाँ के थे ये? चीनी तुर्किस्तान के थे। कालांतर में यूची कबीला 5 भागों में बट गया। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत में कुछ भागों पर शासन किया, और वो कबीला जो है उसका नाम है कुई स्वांग। वैसे क्या है? उसी को भारत में कुषाण कहा गया। क्या कहा गया? वैसे क्या नाम है कबीले का? कुई स्वांग। क्या क्या है? अब इसमें होता है कुजुल कटफिशियस। क्या होता है? महाराजस, मैतस, कुषाण, कुल, कटफिशियस, ऐसी उपाधियां धारण करते थे ये लोग। ठीक है। हम कुषाणों को के 2 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है जो एक के बाद एक आए। पहला राजवंश जो है कटफिशियस कहलाता है। कटफिशियस प्रथम ने प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति है और पृष्ठ भाग पर उसकी अपनी। यानी एक तरफ सिक्के पर यूनानी राजा हर्मियस की और दूसरी तरफ किसकी? कुजुल कटफिशियस की। इससे पता चलता है कि वो पहले यूनानी राजा हर्मियस के अधीन शासन कर रहा था। कौन? कुजुल कटफिशियस। ठीक है। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब ये क्वेश्चन बना हुआ, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला कुषाण शासक कौन? कुजुल कटफिशियस। कौन? महाराजस मैतस कुषाण कुजुल कटफिशियस, ऐसे करके लिखता है ना ये अपनी उपाधि। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, रोमन सिक्कों की नकल की, तांबे के सिक्के ढलवाए। उसके बाद आ गया भाई विम कटफिशियस। कौन आ गया? विम कटफिशियस। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम विम कटफिशियस ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। यह क्वेश्चन बना हुआ उत्तराखंड में। भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना करने वाला पहला कुषाण शासक कौन? आंसर विम कटफिशियस। कौन? उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए। उसके बाद कुषाणों ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी किए। शैव मतानुयायी था। क्या था? शिव, भगवान शिव को मानता था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। महेश्वर की उपाधि धारण की। क्लियर हो गया? उसके समय में भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंध अत्यंत विकसित थे। अरे व्यापार विकसित था तभी तो सोने, इतने प्योर सोने के सिक्के चला रहे हैं, तभी तो इतनी समृद्धि है। जहां पर व्यापार समृद्ध होता है वहां पर धन संपदा अपने आप ही आती है। समझ में आया? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कटफिशियस ने ही चलाए थे। अब देखो, वैसे तो हम बोल रहे हैं भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यवनों ने चलाए। किसने चलाए? हिंद यवन शासकों ने चलाए, है ना। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए वो किसने चलाए? विम कटफिशियस ने चलाए। अब आता है भाई कनिष्क। पहले हमने पढ़ा कुजुल कटफिशियस, फिर पढ़ा हमने विम कटफिशियस, अब पढ़ रहे हैं कौन? कनिष्क। 78 एडी के लगभग इस वंश का महानतम शासक। वेनसांग के विवरण एवं चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि गांधार कनिष्क के अधीन था। गांधार किसके अधीन था? कनिष्क के अधीन था। कश्मीर पर उसका अधिकार था, ये बताती है कौन? राज तरंगणी बताती है। किससे पता चलता है? राज तरंगणी। कल्लण की राज तरंगणी से पता चलता है कि कश्मीर पर भी उसका अधिकार था। और ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो यार? वीरभद्र से लेके श्यामपुर वाला जो क्षेत्र है वो पूरा कनिष्क का क्षेत्र है। इसका ये कुषाणों का क्षेत्र है। यहाँ पर कई बार जो खुदाई में मिले हैं तो कुषाण कालीन क्या मिले हैं? काफी चीजें मिली हैं। श्यामपुर की साइड में तो पहले जब खोदते थे बुनियाद तो तलवारें निकलती थी, सिक्के निकलते थे, ऐसा बताया जाता है। छोटे थे हम लोग भी, है ना। तो कुषाण कालीन मिलते थे। सुई विहार लेख से सिंध पर तथा मणिक्याल अभिलेख से पंजाब पर कनिष्क का अधिकार प्रकट होता है। एक सुई विहार अभिलेख मिला है, लेख मिला है, उसमें पता चलता है कि सिंध जो था वो कनिष्क के साम्राज्य में था। सिंध आज पाकिस्तान में है, बिना सिंध के हिंद नहीं। ठीक है। दूसरा मणिक्याल, मणिक्याल अभिलेख जो है वो पंजाब वो बताता है कि पंजाब पर भी कनिष्क का अधिकार था। पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब भी ले रहा हूं मैं उसमें। ठीक है। इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, उसने 78 एडी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। कौन सा? शक संवत। आज भी यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो हमारा जो सरकारी क्या है कैलेंडर है उसमें वो शक संवत पर आधारित है।
ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित है, जबकि भारतीय परंपरा विक्रमी संवत को ज्यादा मानती है। इसको मानती है, विक्रमी संवत 57 बीसी का है। कब का? बिफोर क्राइस्ट का है। ये 78 एडी का है, एनो डोमिनी का। 78 में 57 जोड़ दो, उतने का डिफरेंस आ जाएगा आपका विक्रमी संवत और किसमें? शक संवत में। क्लियर हो गया? या क्या करो कि जैसे 2000 क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, तो 2024 में से 78 घटा दो तो अपने आप ही आपका क्या निकल जाएगा? शक संवत निकल जाएगा। शक संवत पीछे चलता है, किससे? अंग्रेजों के कैलेंडर से, और विक्रमी संवत अंग्रेजों के कैलेंडर से आगे चलता है। और जो हमारी जो ज्योतिष है वो किसको मानती है? वो विक्रमी संवत को मानती है। विक्रमी संवत किसने चलाया था? मालवा के एक राजा थे विक्रमादित्य। 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उनमें से एक विक्रमादित्य कौन थे? मालवा के राजा, उन्होंने चलाया था मालवा संवत 57 बीसी में। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। तो 78 में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। आज भी यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण और संरक्षण किया। इसके समय में कश्मीर में कुंडल वन में, कहां पर? कुंडल वन में वासुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में, उपाध्यक्ष बोल रहा हूं मैं अश्वघोष को, उपाध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी, जिन्हें विभाषा शास्त्र भी कहा जाता है। और इस चौथी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हो गया था? टूट गया था। क्लियर हो गया? कनिष्क की प्रथम राजधानी कहां थी? पेशावर थी। पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। पेशावर आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो देख लो भाई, क्या हो गया? हमारा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। और दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा से कनिष्क की एक सिरविहीन प्रतिमा मिली है। इंटरनेट पे जाएं, देखें, जूते पहने हुए उसने, और एक फ्रॉक टाइप का, जैसे वो होता ना, जैसे पुराने राजा लोग पहनते थे, वैसा पहना हुआ उसने। जूते देखिए उसके कहाँ तक पहने हुए हैं। यानी 78 एडी में किस प्रकार के जूते पहन रहा है कनिष्क। ठीक है? और हाथ में शायद तलवार भी है। देखिए तो जरा चित्र दिखाइए। मूर्ति है वो सिरविहीन, सिर तोड़ दिया होगा बुद्ध सिकनों ने। हाँ, ये तलवार देखो उसकी, ओवरकोट देखो, हाथ काट दिए उसके, सिर काट दिया मूर्ति का। पता नहीं क्या, कौन सा इतिहास मिटाना चाह रहे हैं। चलो जी। तो कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पेशावर में थी, पुरुषपुर में थी। दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कौन सा? कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। उसने कासगर, यारकंद और खोतान पर भी विजय प्राप्त की। इस पर कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित करवाया। खुदाई में इस स्तूप से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं। महास्थान यानी बोगरा में पाई जाने वाली सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है सिरविहीन, जिसमें उसने घुटनों तक का एक चोगा और पैरों में भारी जूते पहने हुए हैं। भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। वहां का प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो उस राजा ने क्या किया? 3 चीजें भेजी इसके पास। एक 3 टांग वाला मुर्गा भेजा, एक अश्वघोष भेजा और एक बुद्ध का भिक्षापात। उतने में खुश हो गया कनिष्क और फिर उसने आक्रमण नहीं किया। ठीक है? मतलब छोड़ दिया उस पाटलिपुत्र को। कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्कों पर उसे बलि वेदी पर बलि करते हुए दिखाया गया है। उसने एक जगह पर लिखा है, मैंने उत्तर को छोड़कर शेष तीनों क्षेत्रों को जीत लिया है। कनिष्क कहता है एक जगह पर। कनिष्क के दरबार में पार्श्वनाथ, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। नागार्जुन कौन? नागार्जुन, हाँ, शून्यवाद वाले। चरक कौन? चरक संहिता, बहुत बड़े वैद्य। चरक संहिता लिखी इन्होंने। चरक ने क्या लिखी? चरक संहिता। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ। मथुरा संभवतः उसके शासन का मुख्य केंद्र था और दूसरा प्रशासनिक केंद्र उसका वाराणसी में था। कहाँ था? वाराणसी में था। कनिष्क ने कुल 23 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 101 एडी एना डोमिनी में हो गई। उसके बाद हुविष्क बना।
हुविस्क 106 से लेकर 138 तक गद्दी पर बैठता है। कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से हटकर कहाँ चला गया, मथुरा पहुंच गया हुविस्क के समय में। हुविस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद, कार्तिकेय और विष्णु, उमा आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। संकर्षण और वासुदेव का अंकन भी हुआ है। इसका कुषाण कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था, ये याद करना है आपने। अंतिम महान सम्राट कौन था, वासुदेव था। कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित कराई और छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय के लिए तांबे और चांदी की मुद्राएं चलाई। कुषाण शासकों में विम, शैव, कनिष्क और हुविस्क बौद्ध, और वासुदेव जो था वो शैव तथा वैष्णव था। क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं कराऊंगा, ये मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको, 4 बताए मैंने आज कौन कौन से। आपको बताया इंडो ग्रीक्स, दूसरा बताया मैंने शक, उसके बाद बताया पार्थियंस या पहला, और चौथा बताया मैंने कुषाण। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको मौर्यकालीन राज व्यवस्था एवं प्रशासन के बारे में अगले वीडियो।